अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीकली वीडियो लाकर साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ वैक्सीन सेंटर जो हैं, वहाँ पे आपको लोगों का शोर जो है वो सुनाई देगा, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की फराहमी जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही। लेकिन गवर्नमेंट वो ये कह रही है बार बार कि हमारे पास स्टॉक में वैक्सीन की खुराकें पड़ी हुई हैं। लोग जो हैं वैक्सीन सेंटर नहीं आ रहे वैक्सीन लगवाने के लिए। जबकि कुछ टीवी चैनल जो हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि वो लोग जो ये समझते हैं कि वैक्सीन की पहली खुराक लगवाने के बाद उनके लिए खतरा जो कोरोना वायरस का वो टल गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरी खुराक भी लगवानी चाहिए। क्योंकि दूसरी खुराक जो है मजीद रेजिस्टेंट पैदा करती है आपकी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ। तो मैंने पहली वैक्सीन की खुराक जो है 12 जून को लगवाई थी। तो उसके मुताबिक मेरे ख्याल में 2 जुलाई को मेरा टाइम बनता था दूसरी खुराक के लिए। तो मैंने मैसेज किया तो उन्होंने यही कहा है कि आपको पहली वैक्सीन की सीनोफार्म की खुराक जो है 12/6 को लगा दी गई थी, और जब दूसरी खुराक के लिए वैक्सीन की फराहमी हो जाएगी तो आपको आगाह कर दिया जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है जो शायद हमसे छुपाई जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि वैक्सीन की एक्स्ट्रा खुराकें हमारे पास मौजूद हैं, जबकि इन्हीं का सिस्टम है। उसी सिस्टम के ऊपर जब हम मैसेज भेजते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपको दूसरी खुराक के लिए वैक्सीन की फराहमी होने के बाद आगाह कर दिया जाएगा, तो आप आके वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब इन हालात में मैं वही बार बार जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग उसका ख्याल रखें, ताकि आप अपने आप को, अपने अहले खाना को कोरोना जैसी वबा से बचा सकें और हम इस कोरोना जैसी वबा से पूरी कौम फाइट कर सकें। इकोनॉमिक इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो पहले मैं ये इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में इश्यूज खत्म नहीं होते। हर आने वाला दिन नए इश्यूज के साथ आता है, और जो कल का इशू है वो नए इशू के नीचे दब जाता है। फिर कुछ रिवाइवल होता है, कुछ चंद दिनों बाद वही पुराना इशू दोबारा नमदार होता है। तो हमारे मसाइल वही जो मैंने कहा, पहले वाले बेसिक उसी को भी बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि जब गर्मी आती है, मुझे ये नहीं समझ आती कि पूरा साल गवर्नमेंट की जो बॉडी है, खासकर तवानाई की, ये क्या करते हैं कि जिन दिनों में बिजली की अशद जरूरत होती है उन्हीं दिनों में लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, और वो बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है। कहने को तो ये लोग कह रहे हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 10 घंटे का, लेकिन मेरे एस्टिमेट ये कह रहे हैं कि देहात में कम से कम लोड शेडिंग है वो 18 से 20 घंटे होती है, और शहरों में 12 से 14 घंटे। अब इन हालात में देखा जाए, जो हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टिमुलेट कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी डे बाय डे बूस्ट कर रही है, तो क्या 18-18 घंटे या 18 से 20 घंटे लाइट जब बंद होगी तो क्या रूरल इकोनॉमी जो है बूस्ट करेगी? या 12 से 14 घंटे अर्बन सेक्टर के अंदर लोड शेडिंग होगी तो जो सारे आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो वहां काम कर रहे हैं, क्या उनमें एक्टिविटी बूस्ट होगी? अगर तो आपका जवाब ना है तो इस सूरत हाल में आप फिर सोचें कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बड़ा सीरियस किस्म का कंसर्न है जिसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और उसमें एक और जो बड़ी बात मजे की है, एक वक्त में हमसे ये कहा जाता है कि शॉर्टफॉल 6000 से 4000 मेगावाट हो गया है। सारी दूसरे दिन ये खबर आती कि शॉर्टफॉल मजीद कम हो गया है, 2200 मेगावाट। अब इन 2 दिनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि जिससे इस कदर जो है आपका शॉर्टफॉल कम हो गया है? तो इसमें देखना, जो मैं मुझे समझ आ रही बात, शायद बुखलाहट का इतना ज्यादा शिकार हो जाते हैं जब कोई प्रॉब्लम आता है, तो बजाय कि हम परमानेंट सोल्यूशन ढूंढे तो हम जो है इस तरह के बयान जारी करना शुरू करते हैं लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है, वो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई रॉकेट साइंस है कि जो इनको समझ नहीं आती कि इसका जो प्रॉब्लम है लोड शेडिंग का उसको हम कैसे हल कर सकें।
डिफरेंट किस्म के प्लांट्स हैं हमारे पास, कुछ हाइड्रो पे चलते हैं, कुछ थर्मल पे चलते हैं, कुछ तेल पे चलते हैं, कुछ विंड है उसके ऊपर चलते हैं। तो मुझे जो अभी तक समझ आई बात की, वो यही है कि शायद हमारे पास जो गवर्नेंस है ना, उसका इशू है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिजली पैदा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। अब हाँ, अब वही गवर्नमेंट पिछली डगर पे चल पड़ी है कि जैसे फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की जाती थी पहले भी, और ये फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करना एक महंगा तरीन सोर्स है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन क्या करें, अब वापस तो जाना है, क्योंकि 3 साल हम तनकीद करते रहे अपने सिस्टम के ऊपर, पिछली गवर्नमेंट्स के ऊपर। लेकिन उस तनकीद के बाद हमारे हाथ कुछ नहीं रहा। हमने सोचा कि चलो ऐसा करें कि जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उन्हीं को लेके चलेंगे, शायद इसी से कुछ निकल आए, ताकि हम अगला इलेक्शन जो है और उसमें कुछ दिखा सके लोगों को। क्योंकि हमारे भी लोग जो है, कौम अब ऐसे बन चुकी है, या कौम का रवैया इस तरह का हो गया है कि जो देर पा चीजें हैं उसकी तो हमारी तवज्जो नहीं होती है, ना हम उसको देखना पसंद करते हैं, और हमें जो वही शॉर्ट टर्म में चीजें जो होती हैं वो देखें और उसी के ऊपर हम वोट भी कास्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में सिस्टम के अंदर रहते हुए पॉलिटिशियन जो है वो इस चीजों को समझ गए, तो वो फिर हमारे एटीट्यूड के मुताबिक ही चलते हैं। अब ये भी बड़ी दुख भरी बात है कि हर साल गर्मी आती है, हर साल सर्दी भी आती है, और हर साल ये प्रोजेक्शंस भी करते हैं। तो इनको यही नहीं पता होता सीजन के शुरू होने में कि इस दफा जो है वो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से मौसम की शिद्दत क्या होगी, और शिद्दत अगर होगी तो गर्मी जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड होगी या 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, तो उस स्ना में हमारी डिमांड किस कदर होगी, ताकि हम उसके मुताबिक तैयारी कर सकें। इसकी जीती जाती मिसाल भी पंजाब गवर्नमेंट का कह रहा था कि तकरीबन को 15 लाख टन गंदम जो है वो प्रोजेक्शंस ना करने की वजह से प्राइवेट सेक्टर जो उसने परचेज कर लिया। जाहिर सी बात है, हमें ये गंदम बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आर्डर पास हो गया, इंपोर्ट हम कर रहे हैं। तो अब सब कुछ ही तो बाहर से मंगवा रहे हैं, कल को ऐसा ना हो बिजली बाहर से मंगवानी पड़े। तो सूरत आपके सामने है। एक और जो बयान आ गया जहाँ पे वाला एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कि 48 घंटों में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। पहला क्वेश्चन ये है कि भाई साहब लोड शेडिंग हुई क्यों। हम ये भी पढ़ते रहे हैं कि जनाबे वाला इस गवर्नमेंट के आने से बिजली के नए प्लांट जो उसमें भी इजाफा हुआ है, तो आने वाले दिनों में बिजली जब वाला आपके गांव गांव पहुंच जाएगी। आप चाहें बिजली स्टॉक कर लीजिएगा, तो बिजली की जो नहरें हैं ना वो जनाबे वाला चल पड़ेंगी। लेकिन 3 सालों में नहरें चलने की बजाय मेरे ख्याल में जो छोटे छोटे नाले बिजली के चल रहे थे वही बंद हो गए हैं, और उसी में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। तो क्या कहा जाए इसको, ये नाअहली कहा जाए इसको, मिस गवर्नेंस कहा जाए इसको, या सिस्टम जो है उसको ना समझने की जो काबिलियत है वो कहा जाए। क्योंकि ये चीज़ें जाहिर सी बात, जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको पता होना चाहिए कि हर साल मौसम की शिद्दत डे बाय डे चेंज होती जा रही है। मतलब मौसम पहले से शदीद होता जा रहा है, जाहिर सी बात है। आबादी भी बढ़ रही है। फिर दूसरा जिसको ऊपर आप मतलब बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो बड़ा बूस्ट कर रहा है, तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए उसके बूस्ट करने से बिजली की डिमांड में कितना इजाफा होगा। तो उसके मुताबिक चले तो शायद मैं समझता हूँ कि ये जो 16-16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो जाती है सीजन के पीक के दिनों में, तो वो शायद ना हो। और ये दूसरी बात, बिजली पूरी मिल नहीं रही लोगों को, लेकिन हर महीने बाद हुकूमत ने, आप ये पढ़ लें, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। हुकूमत ने कब इजाफा नहीं किया मुझे बता दें कभी, हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी की हो। और उसके ऊपर बताया क्या जाता है जहाँ पे वाला कि हमें ये इजाफा इसलिए नागुज़ीर था कि तकरीबन हर महीने बाद या हर आने वाले 2 महीनों बाद जहाँ पे वाला छोटी सी सुर्खी अखबार में लगती है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान, तो बिजली की कीमतें बढ़ भी जाती हैं। तो क्या इसको हम मिनी बजट नहीं कह सकते कि हुकूमत जो है वो तकरीबन हर 2 महीने बाद इस तरह का 2 से 4 रुपए फी यूनिट इजाफा करके लोगों से पैसे वसूल किए जाते हैं। और उसमें कहा यह जाता है कि जारी गैस बहरान की वजह से बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी बंद होने से बिजली की रसद में कमी हो सकती है, जिससे निपटने के लिए पेट्रोलियम और पावर डिवीजन ने काबीना की कायमा कमेटी बराए तवानाई की मुशावरत से फर्नेस ऑयल बरामद करने की इजाजत दे दी है। अब ये वही बात जो पहले आपसे मैं कर रहा था, तो वजारत तवानाई के जराये के मुताबिक पावर प्लांट्स को फर्नेस ऑयल पर चलाने से बिजली के बहरान को काबू पाने में मदद मिलेगी, जबकि फर्नेस ऑयल पर पैदा होने वाली महंगी बिजली का बोझ भी माहाना फ्यूल प्राइस की मद में सार्फिन बर्दाश्त करेंगे। याद रहे कि इलेक्ट्रिक को अक्टूबर 2020 में भी 50,000 मेट्रिक टन फर्नेस ऑयल इंपोर्ट की इजाजत दी गई थी।
तो वो जो बीइंग एन एनर्जी इकोनॉमी से मैं अब एक बात करता हूँ कि हम अपने रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि दुनिया की सस्ती तरीन जो रीन्यूएबल एनर्जी है वो पाकिस्तान में पैदा हो सकती है, कि पाकिस्तान जियोग्राफिकली दुनिया के उस खिते में मौजूद है। लेकिन शायद वो हमने भी वो जो पिछली डगर थी उसी के ऊपर लग पड़े हैं, क्योंकि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। और मेरे ख्याल में ये जो गवर्नमेंट अगर देखा जाए बड़ी तवज्जो के साथ या थोड़ा सा इंटरेस्ट रखे तो ये ढाई किस्म के ऊपर चल रही है कि ठीक है यार, आज का दिन गुजर गया तो कोई बात नहीं, कल उठेंगे तो फिर देखेंगे। मसाइल जो है वो चूंकि तुम रहे कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप आज से 3 साल पहले देखें तो हमारा जो फोकस था वो फोकस था पिछली गवर्नमेंट की, उनको उनको तनकीद करना हर लिहाज से। अब 3 साल गुजर गए, हमें पता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, तो अब हम जो है जनरल ये कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं ये गवर्नमेंट जो 5 साल पूरे करेगी, जमहूरी गवर्नमेंट है ये 5 साल पूरे करेगी, और ये हिस्टोरिकल गवर्नमेंट होगी जी ये जो 5 साल पूरे करेगी। लोगों को पानी नहीं मिलता, नो प्रॉब्लम। लोगों को बिजली महंगे दामों में मिलती है, नो प्रॉब्लम। मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन 17 से 18% हो जाए, नो प्रॉब्लम। पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, नो प्रॉब्लम। लोगों में जो गुर्बत की शिद्दत है वो ज्यादा प्रमाण चढ़ रही है, या गुर्बत पहले से ज्यादा बढ़ रही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके बावजूद ये गवर्नमेंट 5 साल जरूर पूरे करेगी। तो अब हमारा जोर जो है वो इसके ऊपर है। दूसरी जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये कि आप देखें ये करते क्या है कि पहले जनवरी वाला ऐलान करते हैं कि जिस दफा हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपए इजाफा होगा या 6 रुपए इजाफा होगा, तो लोग मेंटली तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर साथ ही खबर ये आती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने उनको तजवीज दी गई थी कि आप 6 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें फी लीटर, लेकिन उन्होंने 2 रुपए इजाफा किया है। तो लोगों का ख्याल रखा है, लोगों की जेब के ऊपर ज्यादा वजन नहीं डाला उन्होंने, ताकि बोझ ना पड़े, लोग महंगाई फील ना करें। अब देखें, आप 2 रुपए फी लीटर पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएं या 3 रुपए बढ़ाएं, एक जो बड़ा क्वेश्चन इस गवर्नमेंट के लिए, बल्कि हर गवर्नमेंट के लिए है कि पास में करना, पता नहीं शायद सिचुएशन इस तरह की है कि पेट्रोलियम की प्राइस जब बढ़ती हैं तो एकदम से जो इन्फ्लेशन है वो मार्केट के अंदर आ जाता है। अब जाहिर सी बात है, पेट्रोल जो है उसके साथ हर चीज ही डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लिंक है। तो इसका मतलब ये है कि जब पेट्रोल की प्राइस में इजाफा होगा तो वो इजाफा जो वो पास ऑन होगा, और सारी चाहे वो प्रोड्यूसर कमोडिटीज हैं चाहे कंज्यूमर कमोडिटीज हैं तो उसके ऊपर पास ऑन होगा। तो जाहिर सी बात है आम आदमी जो है उसके ऊपर उसका बोझ पड़ेगा। लेकिन जब पेट्रोलियम की प्राइसेस कम होती हैं तो उस तरह से लोगों को फायदा नहीं हो पा रहा होता। तो आप अब मैं तो इसको यूं कहूंगा कि शायद हर 15 दिन बाद जो है, चलो हम 15 दिन को भी छोड़ देते हैं, हर महीने बाद जो है नया बजट आता है पेट्रोलियम प्राइसेस की इंक्रीज की फॉर्म में। आप बिजली के यूनिट्स के जो कीमतें हैं उनमें इंक्रीज की फॉर्म में। तो हम तो हर रोज ही बजट देखते हैं, हर रोज इस तरह की बातें होती हैं। और उसके बाद आप ये कहें जी गवर्नमेंट जो है वो 7 से 8% जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में ले आएगी, तो 7 से 8% जो यहाँ पे आ जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कैसे करेंगे, या इनके पास फौलादीन का चिराग है कि जैसे उसको रगड़ेंगे ऊपर जिन्न आ जाएगा तो उसको हुक्म दिया जाएगा कि जो इन्फ्लेशन 17 से 18% हो गया उसको करके नीचे 7 से 8% पे ले आओ। ले आएंगे, जैसे हमने ग्रोथ जो है वो 3.92% दिखा दिया है, तो हम ये भी काम कर सकते हैं, हम बहुत एक्सपर्ट हैं इसके अंदर। अच्छा जी, एक जो खबर हमारे पास और बड़ी अच्छी है, इसको पढ़ के बड़ा मजा भी आया। रेलवे हुकाम ने सियाहत के फरोग के लिए टूरिस्ट शटल ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। ट्रेन सर्विस बूस्तान और फूलपुर रेलवे स्टेशनों के दरमियान हफ्ते में 2 रोज हफ्ता और इतवार को चलाई जाएगी, और ट्रेन का किराया 20 से 50 रुपए के दरमियान होगा। ये कोयटा में टूरिस्ट शटल सर्विस जो है इसका इफ्तिताह किया गया है। बहुत अच्छी बात है, और मैं तो इस चीज का कायल हूँ कि जो गवर्नमेंट के अच्छे इकदाम है उनको उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। मैं पिछले हफ्ते तकरीबन ये आज जुम्मा और हफ्ता जब मुल्तान में रहा, तो मुल्तान में जो आपको पता है कि चांदे के जो वो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, खासकर हज़रत बहाउद्दीन सिकरिया का मज़ार जो है, वहां मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। आई वॉज शॉक्ड, और मुझे यकीन करें कि रोना आया कि हम जब इस्लामाबाद में ठंडे ऑफिस के अंदर बैठ के ये हम बयान जारी कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है आने वाले 2-3 साल में 10 बिलियन जो US डॉलर है वो टूरिज्म से आ जाना है। यकीन करें, हम जब एंट्रेंस गेट पे थे, नशइयों की मैंने वो हालत दी, वहां पे लेटे हुए हैं, ठीक है। इस कदर फजा में गंदगी थी। अब फजा में गंदगी तो नहीं होती, लेकिन फजा इतनी गंदी थी उस गंदगी की वजह से कि हम जब सांस भी लेते तो वह बदबू आती थी। ऊपर जब वाला जब गए हैं, ये शायद आप तस्वीर में देखेंगे
कि मेरे पीछे लोगों ने किस कदर जो है माहौल का, सफाई का ख्याल रखा और किस कदर लोग जो है एसओपीज का ख्याल कर रहे हैं, वो भी आपको इस तस्वीर को देखने के बाद अंदाजा हो जाएगा। और आप इस तस्वीर में देखें कि मेरे बैक पे जो फिजा है वो आपको अंदाजा को, वहां पे तूफान या आंधी नहीं आ रही थी, ये इस कदर पोल्यूशन है कि उसकी वजह से फिजा सारी जो गंदी हुई है। तो क्या हम इन इन हालात में ग्रीन टूरिज्म की जो बात मैं करता हूँ, क्या उसको हम परवान चढ़ा पाएंगे या उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे? इवन के वहां पे दमदमा में जो पंजाब का कल सकाफत जो है वो वहां कुछ चीजें ने बनाई हुई है, वहां पे मट्टी जमी हुई है, तस्वीरें जो है वहां पे मट्टी जमी हुई है, कोई बंदा वहां पे साफ करने वाला नहीं। जहां पे आप, और वहां उस घर में जो दमदमा सेंटर है वहां पे टिकट भी लिया जा रहा है, लोगों से आप टिकट भी ले रहे हैं, आप टिकट में 5 रुपए का और इजाफा कर दें, वहां को बंदा या वहां को लेबर फोर्स तैनात करें जो हर वक्त उस फर्श को, दीवारों को वो साफ करे, ताकि जो बंदा अंदर आए उसका दिल खुश हो। अब मुझसे कोई बंदा कहेगा कि दमदमा सेंटर आप दोबारा जाएंगे, तो मैं तो सीधा इनकार कर दूंगा। तो जाहिर सी बात मेरे जैसे और भी बहुत सारे पागल होंगे कि जो कहेंगे यार ये कौन सा टूरिज्म पॉइंट है पाकिस्तान का जहाँ पे हम आ गए। वो एक मजहबी लिहाज से अकीदत है हमें, अपने औलिया के साथ है, चलो उसमें हम गए, मजार और जियारत की हमने, लेकिन उसमें हमारा बीइंग गवर्नमेंट बॉडी भी तो फर्ज बनता है कि हम अपनी जगहों की हिफाजत करें, इन जगहों के ऊपर तवज्जो दें। और जहां टिकट आप 10 रुपए का ले रहे हैं वहां टिकट 20 रुपए कर दें, 30 रुपए कर दें, ताकि लोगों के लिए सफाई का ख्याल रखो, लोगों को बकायदा पाबंद करें। हाँ, वहां मैंने चांदे पुलिस वाले देखे थे जो बकायदा मास्क के ऊपर वो बड़ी सख्ती करे, तो ये मैं समझा उनको सल्यूट पेश करना चाहिए कि जिस तरह के हम हैं और हमें इन हालात में कंट्रोल करते हैं और पाबंदी के साथ जो है जब लोगों को मास्क की बार बार वो तलकीन भी कर रहे थे और लोग हर उसको उनको फॉलो भी करते। चंद एक लोग थे जो रजिस्ट कर रहे थे, लेकिन वो जाहिर सी बात है जो बिल्कुल वो एंट्री गेट के ऊपर बैठे हुए थे पुलिस वाले, तो वो किसी को अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जब हम कहते हैं कि सफाई निसफ अमान है, तो उस निसफ अमान को हम अचीव क्यों नहीं करते या उस निसफ अमान को हम हासिल क्यों नहीं करते? अच्छा जी, अब आ जाए दूसरी तरफ जनाबे वाला, कि लाहौर में 1,02,000 एकड़ पर नया शहर बनेगा, मनसूबे के लिए कोई कर्जा नहीं लिया जा रहा, बिराज बनाकर रावी को नई जिंदगी देंगे। इब्ने खल्दून ने अपनी बुक अल मुकदमा के अंदर लिखा हुआ है कि जब शहर आपके आबादी के एक तादाद से ऊपर चले जाएं, कुछ नंबर उस वक्त उन्होंने 5,000 का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ था, कि जब आपके शहर की आबादी 5,000 से ज्यादा हो जाए तो आपको नए शहर बनाने चाहिए। हाँ, ये भी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो शहर आपके हैं उनमें कनेक्टिविटी क्या है। नए शहर बनाए और नए शहरों को आबाद भी करें। क्यों कहा यह जाता है कि पहले हब बनाए जाते हैं फिर हब बसाए जाते हैं। मतलब ये है कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाती है फिर अर्बनाइजेशन होती है। लेकिन कुछ थ्योरी ये भी कहती है कि पहले अर्बनाइजेशन होती है फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। लेकिन मुझे बताइए कि लोग शहर में क्यों जाते हैं रोजगार की तलाश में? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है फिर अर्बनाइजेशन जो है उसके ऊपर तवज्जो दी जाती है। तो खैर ये एक लंबी डिबेट है, इसके ऊपर हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अगर 1,02,000 एकड़ के ऊपर नया शहर बना रहे हैं, क्या आपने जमीन में कोई एक्सटेंशन की है? उस जरी जमीन में आपने इजाफा किया है कि या जो 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 बड़ा जरखेज इलाके हैं वहां जनाबे वाला आप वो सोसाइटियां बना रहे हैं? आप देखें रोड्स के ऊपर आप आ जाएं, अनप्लैंड एवरीथिंग, और किसी बंदे को कोई परेशानी नहीं है। जो जो भी सड़क ऊपर उसका फ्रंट है सारे का सारा जनाबे वाला वो कवर हो रहा है ये सोसाइटीज की फार्म में। किसी बंदे को ये परेशानी नहीं है कि ये हम बैक कैसे जाएंगे, या जो जमीन पाकिस्तान के अंदर अभी कल्टीवेट नहीं हुई या कल्टीवेबल लैंड नहीं बनी उसको कल्टीवेबल बनाया जाए और उसके बाद जो है वहां पे ये हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए, या शहरों को मतलब उन जमीनों के ऊपर जाके बनाया जाए जो ज़राअत के काबिल नहीं है या जहां तक हमारी ज़राअत नहीं पहुंची। और अगर हमने इस जरी जमीन को ही वो सोसाइटियां बनानी है और 1,02,000 एकड़ जो वहां पर नए नए शहर बनाने हैं, तो फिर कंसर्न तो बनता है ना कि आने वाले चंद सालों में फिर हम तलाश करें कि ये जमीन के वो हिस्से कहाँ पे हैं जहां पे हम खुराक काश्त कर सकें, गंदम काश्त कर सकें, चावल काश्त कर सकें और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम बताते हैं फखर से कि जी वो अल्लाह का शुक्र है कि 15 लाख गंदम जो है वो 15 लाख टन गंदम जो वो हमने इंपोर्ट कर ली, और साथ हम ये भी बताते हैं गंदम की कीमतों में कमी हुई है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के 9 अरब बच गए हैं। मुझे ये बताएं कि 15 लाख टन जो है ये बाहर से इंपोर्ट क्यों करनी पड़ रही है? इसका मतलब क्या नाअहली तो नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं हमारे उनको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, या इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जब बोला वही ढाकिज्म जो है उसी पर चल रहे हैं और हमें कोई कंसर्न नहीं है कि ज़राअत तबाह होती है हो जाए, इंडस्ट्री तबाह होती है हो जाए, सबसे ज्यादा तबाह हो रहा हो जाए, लेकिन हमें 5 साल पूरे करने हैं। बजट को आप गौर से देखें तो आपको
उसमें इफ एंड बट्स बहुत ज्यादा नजर आएंगे, और फिर बजट के अंदर इमेजिनेशन आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। मतलब कितनी ज्यादा चीजें जो है वो हमें तखय्युल में हमें बता दिया गया कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, अगर यूं हुआ तो ये होगा। मसलन बजट में इलेक्ट्रिक और छोटी गाड़ियों के ऊपर टैक्स में छूट दी गई है। पहली बात तो ये है, ये 3-4 सवाल हैं। उसके बाद एक बड़ा सवाल जो मैं रेज करूंगा वो ये कि क्या हम जब ये गाड़ी ऑटो इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्या इसके अंदर हमारी अनस्किल्ड लेबर जो है वो खप जाएगी, या पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है क्या वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी? कतई नहीं। और दूसरी बात इससे ये है कि ये गाड़ियों की जो आपने टैक्स छूट दी है, क्या उससे मुतवस्त आदमी जो है या आम आदमी जो है उसकी गाड़ियों का कसाई हो जाएगी? कतई नहीं। अभी भी जो कीमतें हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि आम बंदा जो है या मुतवस्त तबका जो है जनरल या तनख्वाहदार तबका, उसको हम ये कह सकते हैं, तनख्वाहदार तबका जो है उसके लिए अभी भी गाड़ी खरीदना इतना आसान नहीं है। उसके बाद जनाब बोला, अगर आप 1% सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं, तो हम जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते हैं तो आप देखेंगे पाकिस्तान में अभी जो है, हमने वैसे कहा तो है कि 2030 तक 30% हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है या जितनी गाड़ियां पाकिस्तान में है उसका 30% वो हम जब पहला उसको इलेक्ट्रिक के ऊपर जो वो कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। हमने अभी तक क्या तैयारी की है? क्या हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए स्टेशन बना लिए हैं, या चार्जिंग स्टेशन बना लिए हैं, या उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो एक्सपीरियंस है उन्हें पाकिस्तान रोड्स के साथ कर लिया है? इसको यूं भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कार जो है उनका पाकिस्तान रोड का तजर्बा कैसा रहा है? क्योंकि ये भी बड़ा जरूरी होता है ना कि जब आप गाड़ी को बनाते हैं तो उस गाड़ी का रोड के साथ मैच भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आप ये देखें कि जब आप ये करते हैं तो आप ये बताइए कि 400 सीसी गाड़ी जो है, सॉरी 600 सीसी गाड़ी जो है, या 850 सीसी गाड़ी, या 1000 सीसी गाड़ी जो है वो कितनी सस्ती की? हालांकि उन्होंने कहा है कि 48,000 से लेके 2,44,000 तक जो है गाड़ियां सस्ती की हैं। उसमें जाहिर सी बात वो फाइलर और नॉन फाइलर जो है वो उसका भी इफेक्ट आ जाएगा। अब देखना ये है कि ये स्टेशन जो मैं चार्जिंग स्टेशन की बात कर रहा हूँ कि यार गवर्नमेंट को बनाने पड़ेंगे या जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसके अंदर इन होगा? क्योंकि ये तो हमें बजाय कि हम 2030 में उसकी प्लानिंग करें, उसकी प्लानिंग तो मेरे ख्याल में आज से 10 साल पहले हो जानी चाहिए थी। और एक बड़ी बात जो जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप 2005 से ऑनवर्ड आप देखें तो बैंक्स ने बेतहाशा गाड़ियां हम लोगों को दी थी, जिसको हम कंज्यूमर फाइनेंसिंग कहते हैं, ऑटो फाइनेंसिंग आप कह लें, ठीक है। और 2005 से ही आप अपनी सड़कों का हाल देखें। अब जब इस तरह भर मारी ये गाड़ियां आएंगी हर साल, इसकी बहुत बड़ी फिगर बताई जा रही है, वो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। तो जब इतनी तादाद में गाड़ियां सड़कों के ऊपर आएंगी तो आने वाले दिनों में अभी भी पाखने के अंदर जो ट्रैफिक जैम है वो प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और जब इतनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स छोटी हों, बड़ी हों, या बड़ी पोश गाड़ियां हों, जब ये रोड्स पर निकलेंगी आने वाले दिनों में, फिर ट्रैफिक हजूम जो है उसका क्या हाल होगा और सड़कों का क्या हाल होगा, इसका फैसला खुद कर लीजिए। खुदा हाफिज़।